साथ देना चाहिए। लेकिन आज अगर मुझे भी कहीं निकलना है तो मुझे भी एक डर महसूस होता है जो कानूनी प्रक्रिया में विश्वास है। नमस्कार, मैं आशीष तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं नए विषय और नए एपिसोड में। आज मेरा विषय महिला सुरक्षा को लेकर है, जिसकी आग पूरे देश में है। और महिला सुरक्षा के साथ साथ जिस तरह से उत्तराखंड में भी यानी देवभूमि में भी इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो न सिर्फ देवभूमि के लिए बल्कि पहाड़ की उन महिलाओं के लिए भी बेहद चिंता का विषय है, जिनके आंदोलन की आग से निकला देवभूमि उत्तराखंड। हम बात करेंगे यहाँ की वरिष्ठ नेत्री हैं और उत्तराखंड की राजनीति में अहम किरदार अदा करती हैं ज्योति रौतेला से, और पूछेंगे कि जो गैरसैंण इस वक्त विधानसभा सत्र चल रहा है वहाँ पर किस तरह से ये महिला सुरक्षा की आंच को और वहाँ की सरकार को जगाने के लिए जाने वाली हैं। ज्योति जी, अगले 24 घंटे बाद आप गैरसैंण जा रही हैं, क्या विषय है? आशीष जी, विषय ही विषय है। हमारी जो सरकार है जो भाजपा की, वो तो अब सत्र भी औपचारिकता के लिए चला रही है। उनको 3 दिन में पूरे प्रदेश के मुद्दों पे बात करना, हर मुद्दे पे चर्चा करना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सरकार पिछले कुछ टाइम से लगातार जो कानून है उसके तहत भी सत्र नहीं चला पा रही। और महिला कांग्रेस इस बार जो महिलाओं की सुरक्षा है, लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 साल में उत्तराखंड में महिलाओं के ऊपर अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही है और सरकार चुप है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, महिलाओं की बात करती है, लखपति दीदियों की बात करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो हमारी महिलाओं पे, हमारी बहनों पे, हमारी बेटियों पे बलात्कार हो रहे हैं, तो ये सरकार चुप्पी साध लेती है। इसके खिलाफ हम परसों वहाँ पे विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। महिला सशक्तिकरण मंत्री हमारी उत्तराखंड की रेखा आर्या जी हैं, महिला हैं और बड़ी मुखर वक्ता भी हैं। लेकिन क्या आपने इन बड़ी समस्याओं को, महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उनसे नाराजगी है आपकी, या लगता है कि वो ठीक काम कर रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि रेखा जी कभी महिला सुरक्षा को लेके, महिलाओं की संवेदनाओं को लेके, भावनाओं को लेके कहीं कोई बात ही नहीं कर रही है। पिछले 5 साल पिछली बार उनकी सरकार थी, मंत्री थी, 2 साल 2.5 साल इस सरकार में मंत्री हो गई। आज तक उन्होंने अंकिता भंडारी के ऊपर कुछ नहीं बोला, रुद्रपुर में भी नर्स के ऊपर जो बलात्कार हुआ उस पर नहीं बोला, हरिद्वार में बलात्कार हुआ उस पर नहीं बोला, ISBT में भी जो 4 दिन पहले एक बच्चे के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया उस पर उनका कोई ही रिएक्शन रेखा आर्या जी का नहीं आया। ना वो महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करती, ना वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती। तो मुझे लगता है कि एक महिला होने के बाद अगर मेरी सरकार में भी इस तरह की घटनाएं महिलाओं के ऊपर होती तो मैं जरूर बात करती, क्योंकि मेरे लिए पहले महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का मान है, उसके बाद सरकार है या पार्टी है। लेकिन रेखा आर्या जी इस मामले में मैं बोलना चाहूँगी कि भले वो अब अधिकारियों को बहुत कुछ बोलती हैं, बहुत सारी उनकी बातें निकल के आती हैं, लेकिन जब उत्तराखंड की बेटियों की बात है, उनके मान सम्मान की बात है, उनसे एक शब्द मैं नहीं सुना। क्या आपको लगता है कि इस तरह से अगर महिलाओं की भागीदारी राजनीति में हो, महिला विधायक ज़्यादा सामने आए, तो महिलाओं की बात विधानसभा के अंदर मुखरता से आएगी? इक्का दुक्का महिला प्रतिनिधि वो इस तरह की बातें सामने नहीं रख सकती हैं? देखिए, मुझे तो हमेशा से लगता है, महिला होने के नाते भी लगता है, और क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को समझती हैं, जिस तरीके से वो हर आदमी का पेन समझ सकती है, मुझे हमेशा से लगता है कि महिलाओं की राजनीति हर स्तर पर, भागीदारी राजनीति में हर स्तर पर होनी चाहिए, चाहे वो ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत है, विधानसभा और लोकसभा। हमें और लगातार हमारी पार्टी इसके लिए मांग करती रही है, और जो 33% आरक्षण भी अभी इन्होंने लागू किया है, जिसमें भी अभी इन्होंने टाइम दिया है, हमको लगता है कि उसको आज लागू कर देना चाहिए। क्योंकि कौन महिलाओं की बात करेगा, कौन महिलाओं की बातों को समझेगा, कौन उनको सुनेगा, कौन उनके मुद्दे उठाएगा? उसके लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में, विधानसभा में, हर क्षेत्र में जरूर होना चाहिए। हम कुछ 2 महीने बाद राज्य स्थापना दिवस मनाएंगे। एक समय ये था जब 2000 से पहले उत्तराखंड लोग आते थे पहाड़ों में, शांत वादियाँ, सुरक्षित वादियाँ, ये समझ के आते थे, यहाँ घूमते थे, समय गुजारते थे। लेकिन अब 25 साल में ये उत्तराखंड ऐसा बन गया, यहाँ लोग डरते हैं, पहाड़ों में भी लड़कियाँ, महिलाएं, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं। ये जो 25 साल उत्तराखंड का सफ़रनामा है, इसमें उत्तराखंड ने क्या पाया और क्या खोया? देखिए, मेरे को लगता है कि उत्तराखंड जो राज्य का गठन हुआ है, उसमें जो बहुत बड़ा योगदान है वो महिलाओं का है।
महिलाओं ने इस राज्य के लिए आज वो अभी तो किनारे लगाया और अलग पृथक राज्य की मांग करी। आज इसी प्रदेश में जिसमें कि हमारी माओ ने, बहनों ने जेलों में रातें काटी हैं, जेलों में रहे हैं, उन माओ को, उन बहनों को, उन बेटियों को ये डर लगने लग गया कि आज क्या हम और हमारी बच्चियाँ, क्योंकि ना तो 2 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 60 साल की बुजुर्ग महिला इस देश में, इस प्रदेश में सुरक्षित है। तो ये अफसोसजनक बात है और इस पे सरकार को समझना पड़ेगा कि एक पृथक राज्य की मांग हमारी जो लोगों ने करी थी, इतना बड़ा आंदोलन इसलिए करा था ताकि हम इस प्रदेश को विकास की तरफ बढ़ाएं, महिलाओं के स्वास्थ्य पे काम करें, युवाओं के रोजगार पे बात करें, स्कूलों के स्तर पे बात करें, इन चीज़ों का विकास करें, ना कि आज पूरे प्रदेश में जो डर का माहौल आज है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की और मैंने बचपन से ये माहौल कभी नहीं देखा, लेकिन आज अगर मुझे भी कहीं निकलना है तो मुझे भी एक डर महसूस होता है। तो ये जो डर आज हमारे प्रदेश में आया, ये हम मेरे अकेले मेरे लिए नहीं, मुझे मेरे प्रदेश की हर बेटी की चिंता है। लेकिन आपके पार्टी की जो नेता है वो कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और आप कहती हैं कि मैं डरती हूँ। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। ये जो सारी बातें हैं ये निकल कर क्या सामने आती हैं? क्या वाकई देश में ऐसा माहौल हो गया है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है और आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को, यानी कि एक मैच्योर महिला को भी ये कहना पड़ता है कि मैं डरती हूँ? देखिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं हर चीज़ से लड़ूंगी, हर कंडीशन से लड़ूंगी, हर दुख से लड़ लूंगी। लेकिन जब महिला के बलात्कार की बात आएगी, उसकी अस्मिता की बात आएगी, तो मुझे लगता है कि इस देश में किसी को भी डर होगा। आज जो हालात पूरे प्रदेश में और देश में बने हैं, एक महिला होने के नाते मेरे अंदर भी वो डर होगा। अच्छा, एक घटना कोलकाता में घटी जहाँ पर एक डॉक्टर के संग हुआ, और फिर एक महाराष्ट्र में घटी जो एक बच्ची के संग हुआ, 2.5 साल की बच्ची। हमारा देश 2.5 साल की बच्ची को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, एक जीवन बचाने वाली डॉक्टर को भी नहीं सुरक्षित रख पा रहा है। ऐसे में हमारे देश और प्रदेश की सरकारों को क्या कदम उठाना चाहिए? सज़ा जो है वो क्या लंबी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए या इस पर अब मंथन करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं तो एक महिला होने के नाते बोल रही हूँ, एक लड़की होने के नाते बोल रही हूँ कि अब मुझे जो कानून प्रक्रिया में से विश्वास नहीं रह गया। मुझे लगता है कि अगर 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, 16 साल की बच्ची के साथ जो आईएसबीटी में 5 लोगों ने बलात्कार करा, या मणिपुर में जो घटना घड़ी, जो महिला पहलवानों के साथ हुई, हाथरस में, बीएचयू में, और महाराष्ट्र में 2 साल की, राजस्थान में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हमको अब कानूनी प्रक्रिया में नहीं लेना चाहिए। मुझे तो लगता है ऑन द स्पॉट हम लोगों को इन जैसे लोगों को मार देना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि आगे जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि ट्रायल होगा, कब सजा होगी, डर ही खत्म हो गया। इस तरह की मानसिकता के लोगों के अंदर सरकार को डर पैदा करना चाहिए, उसके लिए इनको अलग से कानून बनाना चाहिए। इसकी बहुत जरूरत आज हमारे देश में। अच्छा, उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब उनकी दुलारी प्यारी बेटी पर इस तरह का हादसा होता है और वो ज़मीन पर पड़ी अपनी बच्ची को देखते हैं, तो वो कलेजा कितना फटता होगा माँ बाप का? आशीष जी, मैं तो बोल रही हूँ, माँ बाप पे तो उनके लिए तो पूरी जिंदगी नर्क होगी। मैं एक महिला हूँ और जब मैंने ये तस्वीरें देखी हैं तो मेरे को रात रात भर नींद नहीं आई और मैं ये सोची कि हम किस समाज में रह रहे हैं। हमारे समाज में, मैं गांव से निकली हुई लड़की हूँ, हमारे यहाँ बलात्कार बोलने में हमें शर्म आती थी, रेप पे बात नहीं कर सकते थे, और आज हम लोग रोज टीवी में, रोज सोशल मीडिया में सिर्फ बलात्कार की घटनाएं हमारी महिलाओं के ऊपर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस बच्ची के साथ साथ उसके माता पिता, उसके भाई बहन, सबके साथ बलात्कार हुआ, क्योंकि उनका जीवन पूरा दर्द भरा हो जाता है। वो मुझे नहीं लगता कि जिस घर में किसी के साथ बलात्कार हुआ वो एक दिन भी चैन की नींद सो सकेगा, और उसको अपने होने का, अपने इंसान होने का सोचना होगा। अच्छा, आप एक महिला हैं और सामाजिक जीवन जीती हैं, एक लंबा अनुभव है आपका, दिल्ली से लेके और आप अलग अलग राज्यों में जाती हैं। आपका निजी अनुभव इस मर्द जात के लिए या इस समाज के लिए, निजी अनुभव कोई ऐसा रहा हो जो आपको बहुत कचोट गया हो, आपको बहुत तकलीफ हुई हो उस दिन? देखिए, मेरे को जिस दिन मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया था, मेरे लिए बहुत शर्म की बात थी। मेरे को 3 दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, क्योंकि एक समाज में, एक समूह के साथ महिलाओं को नग्न करके घुमाना, ये मुझे लगता है कि इस देश की शायद पहली घटना भी थी, और इससे बुरा किसी महिला ने कुछ नहीं हो सकता।
क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए या सबको मिल बैठकर अपने प्रदेश, कम से कम आप अपने उत्तराखंड को सुरक्षित बनाएं, इसके लिए सरकार से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, महिला विकास मंत्री से मिले और कहें भाई इसमें सियासत मत करिए, कुछ कठोर और सख्त कदम उठाइए जिससे कम से कम हमारा उत्तराखंड एक नज़ीर बने लोगों के लिए कि ये प्रदेश हमारा सुरक्षित है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को बलात्कार पे कोई भी राजनीति नहीं चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा पे कोई राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे वो भाजपा के लोग हैं। मैं तो खुद भी चाह रही थी कि मुख्यमंत्री से मिलने की, अब 17 तो वहाँ है, उसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे टाइम लेके उनसे मिलने का। जब महिलाओं की बात है तो पूरा प्रदेश है, वो महिला किसी पार्टी की नहीं है, वो महिला इस प्रदेश की है, वो बेटी किसी पार्टी की नहीं है। अंकिता का मामला था, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को पूरा नहीं करा, लेकिन जब उत्तराखंड जैसी जगह की एक बेटी, एक पहाड़ की बेटी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी अंकिता भंडारी के साथ, आज 2 साल हो गए इस केस में, अभी तक ट्रायल ही चल रहा है, कोर्ट में वो केस चल रहा है, लेकिन अब तक सजा हो जानी चाहिए। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भैया अंकिता भंडारी की हत्या हुई, उसके साथ बलात्कार की कोशिश करी गई और सरकार ने ये कदम उठाया, उसके बाद दूसरे लोग लड़के, लेकिन ये सब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम लोग, अगर अपराधी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है या किसी पावरफुल पोजीशन के लोगों से जुड़ा हुआ है तो हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधी तो अपराधी है ना, वो किसी का भी बेटा हो, किसी का भी भाई हो, और अगर वो अपराधी है तो हमको उसको पनिशमेंट इक्वल देना चाहिए जैसे बाकी लोग हैं, और इस प्रक्रिया को बहुत छोटा करने की जरूरत है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दर्शकों, बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने से पहले भी हमें 2 बार सोचना पड़ता है, शर्म आती है। लेकिन अब आप सोचिए कि इस देश में हमारे इस पर बहस होती है, राजनीति होती है और प्रदेश बंद होता है। बच्ची 2 साल की हो या बड़ी डॉक्टर के स्तर की महिला हो, उसके संग जब इस तरह की अमानवीय घटना होती है तो दिल फट जाता है। और राज्य उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश की महिला को भी कहना पड़ता है कि बलात्कारियों को गोली मार दो, 2 साल और 4 साल के केस को चलाने से क्या फ़ायदा। लेकिन सोचना उन माँ बाप को भी होगा जिनके अपने बेटा या बेटी हैं, उन्हें संस्कार दीजिए, उन्हें समझाइए कि आप एक अच्छे नागरिक बनकर देश का और अपने प्रदेश के साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन करिए, उसे बदनाम मत कीजिए। ये एक चिंतनीय गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है, इस पर सियासत नहीं, सोचने की ज़रूरत है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं, और एक नए विषय के संग आपके सामने फिर लेकर आएंगे नया एपिसोड। नमस्कार। फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सत्य के साथ